इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 37, 38 एंड 39 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये हमें बताता है, इसकी हेडिंग जो है, अगर आप इन तीन सेक्शंस की हेडिंग देखें तो वो बोलती है कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको परफॉर्म किया जाना चाहिए, मस्ट बी परफॉर्म, जो होने ही होने चाहिए परफॉर्म। तो इसके अंदर तीन सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 37, 38 एंड 39। सेक्शन 39 जो है, जिसके अंदर हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है कि क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले सबसे पहले हम सेक्शन 37 देखते हैं। सेक्शन 37 के अंदर हमें बेसिकली टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जो प्रोमिसर है, वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रहा है कि भाई मैं अपने पार्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ, कि और दूसरे पर्सन को वो ऑफर कर रहा है। अब अगर वो ऐसा करता है तो क्या होता है, तो हम सेक्शन 37 को रीड करते हैं, समझते हैं। अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट को खोल लीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट में से अगर हम रीड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सेक्शन 37 बोलता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, की जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रहा है, उनकी ड्यूटीज के बारे में बता रहा है। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, की जो पार्टीज हैं उनको क्या करना है कि अपने पार्ट को परफॉर्म करना है या फिर ऑफर करना है कि भाई मैं अपने पार्ट को परफॉर्म करना चाहता हूं, क्या आप रेडी हो इसको परफॉर्म करवाने के लिए, मैं कर दूं अपने पार्ट को परफॉर्म। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, दोनों में जो भी पार्टीज है उनको अपने पार्ट को परफॉर्म करवाना है। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद, या तो वो जो प्रॉमिस है वो डिस्पेंस कर दिया गया। डिस्पेंस के बारे में हमें कहां पे दिया गया, सेक्शन 63 के अंदर, जहां पे वो वेव कर देता है कि छोड़ भाई तू अपने पार्ट को परफॉर्म मत कर, जैसे नहीं हो रहा मैं वेव करता हूं। तो या तो वो डिस्पेंस हो जाए या फिर और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, या फिर इस एक्ट के किसी और प्रोविजन से एक्सक्यूज हो जाए, जैसे सेक्शन 56 से होता है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन हो गई, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब उसको परफॉर्म करना मुश्किल है, नहीं हो सकता वो परफॉर्म, तो फिर उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज उसको अपने पार्ट को परफॉर्म करना है, या फिर किसी और लॉ के अंदर मना कर दिया गया हो कि नहीं इसको अब नहीं परफॉर्म करना, उसके हिसाब से गलत हो जाए, तो फिर उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो दोनों पार्टीज हैं उनकी ऑब्लिगेशन है, उनकी ड्यूटी है कि उनको अपने पार्ट को परफॉर्म करना है या फिर अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना है। ये हमें सेक्शन 37 के अंदर दिया गया, मतलब टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। साथ में हमें ये बताता है प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स, और जो ये प्रॉमिस होते हैं ये उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी बाइंड कर देता है उसके परफॉर्मेंस के लिए। इन केस द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स, कि अगर वो प्रोमिसर मर गए तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको परफॉर्म करेंगे। बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे इसके अंदर इलस्ट्रेशन दे रखी है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी, कि ए प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरे को इतने गुड्स डिलीवर कर दूंगा ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000, की जब तू मुझे इस दिन पे 1000 रुपए देगा तो मैं तेरे को इतने गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अब क्या होता है, वो दिन होता है जिसपे वो गुड्स डिलीवर करने होते हैं, उससे पहले ही ए की डेथ हो जाती है। ए डाइज बिफोर द डे दैट डे, एज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर। अब यहाँ पे जो ए के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इस बात से बाधित होंगे, बाउंड होंगे कि उनको उस गुड को डिलीवर करना होगा उसको, बी को, और बी इस बात के लिए बाउंड होगा कि वो 1000 रुपए की पेमेंट उनको करें। एंड बी इज बाउंड टू पे ₹1000 टू एज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे इस एग्जांपल से हमें ये समझ आता है। ऐसे एक और एग्जांपल दिया गया है, ए प्रोमिसेस टू पेंट पिक्चर फॉर बी, की ए प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरे लिए पिक्चर बनाऊंगा बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, की इस दिन इस प्राइस के ऊपर। ए डाइज बिफोर द डे, अब ए जो है उस दिन से पहले मर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इधर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उसके पर्सनल स्किल्स है। तो पर्सनल स्किल्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा परफॉर्म नहीं हो सकते। जैसे इसके अंदर अब जब हमने सेक्शन पढ़ा था उसके अंदर लिखा था अनलेस अ कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो इस वर्ड का मतलब यही बनता है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 38 के ऊपर। अब भाई मैंने अपने पार्ट को परफॉर्म करा, या फिर मैंने अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑफर किया। अब जो दूसरी पार्टी है उसकी भी तो ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उसको परफॉर्म, अपने पार्ट को भी परफॉर्म करे। यहाँ पे क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, भाई मैंने प्रपोजल किया कि भाई मैं अपने पार्ट को परफॉर्म करना चाहता हूँ, या फिर मैंने अपने पार्ट को परफॉर्म किया, अब दूसरी पार्टी ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं कराना परफॉर्म। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, where a promisor has made offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted। भाई उसने कहा कि भाई मैं अपने पार्ट को परफॉर्म करना चाहता हूं, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नहीं मेरे को नहीं परफॉर्म करवाना तेरे से।
द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे प्रोमिसर जो है वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके नॉन परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि मैं तो तैयार था ना अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, या फिर मैंने तो अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया था, अब तेरी बारी आई तो तू मना कर रहा है, या फिर तू इसको परफॉर्म करने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नॉट डज ही देयरबाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही उसका राइट खत्म होगा, उसका राइट खत्म नहीं होगा कि अब वो दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट की वो अपना पार्ट परफॉर्म करे, मतलब वो उससे अभी भी परफॉर्म करा सकता है, उसका राइट खत्म नहीं हुआ ये। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल से पहले क्या बोलता है कि जो ऑफर होगा उसके लिए कंडीशन बता रहा है कि ये जो ऑफर कर रहा है ना कि भाई मैं अपने पार्ट को परफॉर्म कर देता हूँ, ये ऑफर कैसा होना चाहिए पहले वो बता रहा है। कहता है कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया था उसी तरीके से मैंने ऑफर किया, उसके अलावा अपने हिसाब से कोई टर्म्स नहीं लगा दी परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था कि पेमेंट मैं कैश में करूंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं पेमेंट चेक से करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी। फिर प्रॉमिसी जो है वो उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, फिर अगर प्रॉमिसी रिफ्यूज भी करता है तो हम उसको ब्रीच नहीं मानेंगे उसका। इसका सबसे सब क्लोज टू बोलता है इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब जो मैंने ऑफर किया वो प्रॉपर टाइम के ऊपर किया होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस के ऊपर किया होना चाहिए, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज अ पर्सन टू whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do whole of what he is bound by his promise to do। तो मतलब सही टाइम पे सही जगह पे और ऐसे सर्कमस्टांसेस में करना चाहिए ताकि उसको लगे कि ये अपनी तरफ से विलिंग है, पूरी सारी कंडीशंस को रखते हुए पूरी तरीके से इसको परफॉर्म करेगा, इस तरीके से उसको ऑफर करना है। तीसरी बात बोलता है इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, अगर वो ऑफर ऐसा है कि जिसके अंदर जो प्रोमिसर है उसको प्रोमिसी की कोई चीज डिलीवर करनी है, द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट थिंग। तो यहाँ पे जो प्रोमिसी है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जो चीज वो ऑफर कर रहा है उसको डिलीवर करने की, उसको आके वो पहले देख सके। ऑफर्ड इज द थिंग विच इज प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रोमिस टू डिलीवर, कि भाई वो वही चीज तो मेरे को डिलीवर कर रहा है ना जो जिस चीज से वो बाउंड है मेरे को डिलीवर करने के लिए, तो उसको ये अधिकार है कि प्रोमिसी आगे देख सकता है। अगर वो नहीं देखने देगा तो फिर अगर वो रिफ्यूज भी करता है तो फिर उसके लिए प्रोमिसी लायबल नहीं होगा। एन ऑफर to one of several joint promisor has the same legal consequences as an offer to all of them, कि जो ऑफर ऐसा किया जाएगा जो several joint promisors को वो वही सेम इफेक्ट होगा उनके ऊपर भी जो सिंगल उसके ऊपर किया जाता है। अभी जो ज्वाइंट प्रोमिसर है इसके अभी आगे सेक्शंस आएंगे, उनको हम उन सेक्शंस के अंदर समझेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देता है, इलस्ट्रेशन देता है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर बी एट हिज वेयर हाउस, की ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो उसको डिलीवर करेगा उसके वेयर हाउस के ऊपर। On 1 March 1873, 1 March 1873 पे करता है 100 bales of cotton of a particular quality, की 100 बेल मैं जो है तेरे को डिलीवर कर दूंगा तेरे वेयर हाउस के ऊपर। ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 मार्च 1873 को, एक पर्टिकुलर क्वालिटी की जो बेल्स हैं वो मैं 100 डिलीवर कर दूंगा। In order to make an offer of a performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse। तो A जो है वो B के वेयर हाउस के ऊपर वो कॉटन लेके आएगा on the appointed day। Under such circumstances that B may have reasonable opportunity of certifying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है B को कि वो इस चीज को चेक कर सके कि जिस क्वालिटी का कॉटन मैंने बोला था ये उसी क्वालिटी का कॉटन लेके आया है मेरे पास। एंड देयर आर 100 बेल्स, और वो ये भी चीज चेक करेगा कि मैंने 100 बेल बोली थी तो वो 100 बेल्स लेके आया, तो उसको उसकी अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये हमें सेक्शन 38 के अंदर बताया गया। अब इसने मना कर दिया, ये अगर ये जो कंडीशंस थी ये सारी भी पूरी थी, जिस तरीके से ऑफर करना था पूरा वही बिना अनकंडीशनल किया, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद भी वो दूसरा पर्सन मना कर देता है, प्रोमिसी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता उसके ऑफर को, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, ऐसी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंटीसिपेटरी मतलब कि जिस दिन उसको परफॉर्म करना था उससे पहले ही मैंने मना कर दिया कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा, उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके अंदर जब मैंने पहले ही मना कर दिया तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी होती है, मतलब जिस पार्टी ने मना किया, रेप्यूडिएट किया कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा अपने पार्ट को, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। उसके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो इमीडिएटली उसके ऊपर केस डाल दे, या फिर जिस दिन उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था उस दिन का वेट करे। और दूसरी चीज ये इफेक्ट भी आता है कि अब ये जो व्यक्ति होता है जो जिसके अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था,
अब वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं रहता, या फिर अगर उसने कुछ परफॉर्म कर दिया उसको अब फर्दर परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं रहता। अब वो वेट करे या तो उस दिन का जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, या फिर उसके ऊपर उसी दिन केस कर दे। तो अब अगर वो वेट करता है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए बीच के अंदर अगर वो जो परफॉर्मेंस थी वो क्या हो जाती है, उसके पार्ट पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है या फिर इम्पॉसिबल होती है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, तो फिर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, फिर उसको फ्रस्ट्रेशन के कारण माना जाएगा कि ये पूरा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्मेंस से, फिर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसके अंदर फिर उसको कंपनसेशन वगैरह उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर वो वेट करता है उस दिन तक जिस दिन परफॉर्म करना था, और फिर वो व्यक्ति उसको परफॉर्म करता है, तो अब ये व्यक्ति जो है ये लाइबल होगा कि उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करे। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी बात ये होती है कि अब मान लीजिए उसने जिस दिन मना किया उसी दिन उसने उसके ऊपर केस कर दिया, बीच में कभी केस कर दिया उसके ऊपर कि भाई ये अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस दिन के हिसाब से जो कंपनसेशन बनेगा वो कंपनसेशन उसको मिलेगा, ना कि उस दिन के हिसाब से जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था। तो एक बार हम इस सेक्शन को रीड करें, सेक्शन 39 को। ये क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, की जो पूरी तरीके से मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। When a party to a contract has refused to perform, कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करूंगी, और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, और अपने आप को डिसेबल कर लिया, फिर डिसेबल कर लिया कि अब मैं इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, की पूरी तरीके से मैं उसको नहीं कर सकता। द प्रॉमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो प्रॉमिस है जो वो क्या कर सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड के ऊपर ला सकता है, unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। अब देखिए इसके अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है, A is a singer, A singer enters into a contract with B, कि भाई A के साथ वो B के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, A एक सिंगर है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है B के साथ, क्या, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, B जो है वो मैनेजर है एक थिएटर का, कि जो A है वो उसके लिए गाना गाएगा, टू सिंग इन हिज थिएटर 2 nights every week, कि वो हर हफ्ते 2 रात उसके थिएटर में आकर गाना गाएगा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, और अगले 2 महीने तक। एंड बी एंगेजेस टू पे ₹100 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, और जब भी जिस भी रात वो आकर परफॉर्म करेगा उसके बदले बी उसको ₹100 देगा। ऑन द 6th night ए विलफुली एब्सेंट, अब जब छठी रात आई तो ए ने क्या किया, अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर लिया, वो उसने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया, एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे बी इस लिबर्टी भी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे, इमीडिएटली उसको एंड कर दिया, अब नेक्स्ट उसके लिए वेट ना करे, तो यहाँ पे बी के पास राइट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 37, 38 और 39 को समझा, जिसके अंदर हमने एंटीसिपेटरी ब्रीच और प्रेजेंट ब्रीच के बारे में समझा। उससे पहले हमने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को समझा, और उसके बाद हमने समझा कि उसको अगर वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से। तो ये सेक्शन 37, 38 और 39 है। अब आगे आने वाली वीडियो में से आगे के सेक्शंस को हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के।